हेलो एवरीवन, नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्लास। केमिस्ट्री का आज पहला क्लास है। हम इसे पार्ट वाइज करके देखेंगे। तो पहले केमिस्ट्री क्या होता है इसे जानते हैं एंड देन फिर हम लोग टॉपिक्स की ओर मूव करेंगे। ऑल ओवर द अराउंड हम लोग जो भी चीज़ें देख पा रहे हैं, हर चीज़ की जो बनावट है, संरचना है, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में आती है। इसी को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वर्ड जो केमिस्ट्री है वो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी कि ओरिजिनेशन इसका क्या है। इसकी ओरिजिनेशन है इजिप्ट से। इजिप्टियन वर्ड है जिसका वर्ड का नाम है केमिया। केमिया का मतलब होता है काला रंग, ब्लैक कलर। ठीक है, तो अगर हम लोग डेफिनेशन की तरफ मूव करें, डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the properties, composition and structure of elements and compounds. Properties यानी कि गुण, composition यानी कि बनावट, जो संरचना है, जो क्या क्या से कि कौन कौन से चीज़ों से मिलकर बना है, that is composition, and structure उसकी संरचना। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, ये किसकी है? दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यही तो होते हैं, ये एलिमेंट्स ही तो होते हैं जो सबसे बेसिक होते हैं। अगर कोई भी चीज़ के बारे में हमें अध्ययन करना हो, तो उसके नेचर को जानना हो, तो उसके एलिमेंट्स के नेचर को हमें जानना होगा। ये क्वेश्चन जो है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ये बहुत बार पूछा गया है, एंटोनी लेवियोजर। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इसे याद कर लेंगे आप। इसके बाद केमिस्ट्री को जो है हमें 3 भागों में जनरली बांटा गया है। फिजिकल केमिस्ट्री, एक सेकेंड, यस, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री दैट इज भौतिक रसायन विज्ञान, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रसायन विज्ञान एंड ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन विज्ञान। फिजिकल में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल थिंग्स, थर्मोडायनामिक्स वगैरह, ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये फिजिकल में आते हैं। इसमें लोग केमिकल गुण के बारे में, ये सब के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। मतलब कि केमिकल गुण के बारे में अध्ययन तो करेंगे, बट इसमें जो है फिजिकल चीज़ें इसमें ज़्यादा ऑब्जर्व होएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एड्जॉर्प्शन उसको बोलते हैं जो सरफेस पे लटक के रह जाए, एंड एब्जॉर्प्शन उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन उसको बोलते हैं लाइक स्पॉन्ज, स्पॉन्ज जो वाटर को सोख लेता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। जो फिजिकल कैरेक्टर्स के रिलेटेड बातें करनी हो तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक, जहाँ कार्बनिक चीज़ों की बातें ही ना हो, दैट मीन कि जहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स की से रिलेटेड कोई भी चीज़ें ना हो। और ऑर्गेनिक, प्योरली कार्बन से रिलेटेड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से रिलेटेड चीज़ें का डिस्कशन किया जाएगा इस पार्ट में। ये हम लोग जो है अपने स्टडी को ईज़ के लिए इसे 3 पार्टों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है वो है मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज़। आप यूँ कहें कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में ये आता है। तो सबसे पहले आता है मैटर। मैटर यानी कि द्रव, द्रव यानी कि पदार्थ। पदार्थ मतलब एनीथिंग, जो कुछ भी आप देख पा रहे हो। ठीक है, एंड देयर प्रॉपर्टीज यानी कि उनके गुणधर्म। चलिए जानते हैं पदार्थ क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ वो सब कुछ है ब्रह्मांड में स्थित कुछ भी चीज़, एवरीथिंग जो आप देख पा रहे हो आपके हाथ में, इवन आपके उंगली में जो अंगूठी है, आपके हाथ में जो पेन है, सारी की सारी चीज़ें, ऑक्सीजन, एवरीथिंग, जो भी सारी चीज़ें हैं जिनका वजन होता है। अगर मैं वजन ना कहूँ, वजन कहना सही नहीं है क्योंकि वजन और मास में अंतर होता है, मैं ये आपको बताऊंगा बाद में। तो जिसका मास हो एंड जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, यानी कि जो स्थान घेरती हो, ठीक, इसे कहते हैं पदार्थ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूँ, ये मैंने पेन कहा, पानी हो गया। ठीक है, एवरीथिंग। अब ये एक रिलेशन है, ये E=mc² जो आइंस्टाइन साहब ने दिया था। E=mc² से E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m।
और यही प्रोपोर्शनलिटी जब कांस्टेंट हटाते हैं तो वहाँ सी का यूज़ करते हैं। ठीक, कहा जाता है कि ये ई जो है इसका मतलब होता है एनर्जी एंड एम का मतलब होता है मास, यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ें मास है और जो चीज़ें मास नहीं है वो सारी चीज़ें एनर्जी हैं। या फिर आप यूँ कह लें, ये जो हमारी सारी की सारी पृथ्वी बनी है, हर एक कण जो बना है, हर एक पार्टिकल जिसका खुद का एक मास है, वो एनर्जी से बनी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपात का मतलब ही होता है कि ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल हैं। दैट मीन कि ये मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, यही तो इसका मतलब है। तो इन्होंने, आइंस्टाइन साहब ने एक बहुत ही बड़ा रिलेशन हमें दे के गए थे जिसका मतलब होता है एनर्जी और मास में कोरिलेशन, यानी कि एनर्जी मास से बनता है, मास जो है वो एनर्जी से मिलकर बना है। यही हमारे पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी की संरचना भी आप कह सकते हैं कि यही है। एक सिंपल सा उदाहरण अगर मैं ले लूँ, जैसे कि अगर एक लकड़ी है, लकड़ी को हम जलाते हैं, जलाने के बाद लकड़ी का मास मान लीजिए कि 2 किलो था। अब मास इसका 2 किलो था। वेट जलाने के बाद जब ये ख़त्म हो जाता है तब इसका वेट देखा जाए तो 100 ग्राम बचता है, इसकी राख। अब ये मास कहाँ चला गया? अब ये मास जो है वो आग जलाने के बाद वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यही है इसका मतलब, असली मतलब, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई थी। बहुत बड़ा रिलेशन है और इसमें और डीप में हमें जा सकते हैं इसमें हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर यानी कि पदार्थ के भौतिक नेचर क्या होते हैं, भौतिक स्वरूप क्या होते हैं। मैटर जो होता है ये लोग बहुत ही टीनी पार्टिकल से बने होते हैं, यानी कि वेरी पार्टिकल्स, यानी कि बहुत छोटा, बहुत छोटा। हम लोग सुने होंगे कि धूलकण, कण, दैट इज कण, यानी कि पार्टिकल्स, कण, ठीक है, बहुत ही छोटा। दीज पार्टिकल्स आर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। इनफाइनाइटेसिमली मतलब अत्यंत, अत्यंत छोटा, वेरी नेग्लिजिबल, इनफाइनाइट बहुत ही अत्यधिक छोटा, ठीक है। दूसरा स्लाइड ले लेते हैं। एक सेकंड। जी, इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि गुण, गुणधर्म। एक सेकंड। गुणधर्म पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके गुणधर्म क्या होते हैं। गुणधर्म यानी कि किसी का गुण। अब गुण आप जान सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि एक गाय का गुणधर्म क्या है, तो आप कहेंगे कि सबसे पहले कि उसके 4 पैर होते हैं, फिर वो दूध देती है, फिर उसकी पूंछ होती है, और भी बहुत सारे डिस्क्रिप्शन हम देंगे उसके बारे में। उसी तरीके से एक मनुष्य का डिस्क्रिप्शन हम कैसे दें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बताएं। मनुष्य 2 पैरों से चलते हैं, ये लोग सिविलाइज्ड होते हैं, कपड़े पहनते हैं। इस तरीके से हम जो चाहें उनके हिसाब से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनके गुण को बता सकते हैं। सिमिलरली अगर एक पार्टिकल का गुण बताना हो तो हम कुछ इस तरीके से बताएंगे। पार्टिकल के बीच जो होते हैं स्पेस होता है, इवन एयर में तो होगा ही, वाटर में भी है, सॉलिड में भी पार्टिकल्स के बीच में जगह होता है। लाइक अगर एक पत्थर है तो उनके बीच में भी, हर एक पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है। अब आप कहेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में जगह होंगे तो फिर ये कैसे पॉसिबल है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो आप खुद समझ लीजिए कि पार्टिकल्स के बीच की जगह कितनी छोटी होगी। एक्चुअली जब हम लोग इसे इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ते हैं, जब हम उसका सिलेबस पढ़ते हैं, तो ये 2 टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं। ये एक अरेंजमेंट हुआ, दूसरा अरेंजमेंट होता है एक, ये देखिए, ये एक हुआ। अब इसके बीच में इसके ऊपर बना, इसके ऊपर जो गैप है, ठीक है, इस गैप में बना, ठीक है। तो ये जो गैप बनता है, ये बीच में जो वॉइड, इसे वॉइड कहते हैं अंग्रेजी में, केमिस्ट्री में के टर्म में इसे वॉइड कहते हैं, जो बीच का जो खाली स्थान बचता है। तो इन्हीं वॉइड्स यानी कि स्पेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, हर पार्टिकल्स के बीच में ये होगा।
पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मूवमेंट, और हमेशा ये मोशन में होते हैं। आप कहेंगे कि चलिए भाई गैस जो होते हैं ये तो मूवमेंट में होते हैं, समझ में आता है। लिक्विड भी, चलिए पानी भी बहता है तो मूवमेंट में होगा, चलिए समझ में। सॉलिड को कैसे डिफाइन करेंगे हम कि ये मूवमेंट में होता है? तो हमें पता होना चाहिए कि जब कोई भी सॉलिड हो, इनमें पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेटरी मोशन होता है, यानी कि ये आपस में जस्ट अपने मीन पोजीशन पे, अपने पॉइंट पे जस्ट वाइब्रेट करते रहते हैं, ऐसे 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 वाइब्रेट होते रहते हैं। ये लोग दूर यहाँ से एक स्थान से दूसरी जगह चल के नहीं जाते हैं, या मीन की मूवमेंट होकर नहीं जाते हैं, अपने ही पोजीशन पे इस तरह से वाइब्रेट होते हैं। दैट्स वाई कहा जाता है कि पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मूवमेंट, यानी कि मोशन। आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के बाद हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल में आपको इस क्लास का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। फिर ये थर्ड आता है, दे अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये तो कॉमन है, हर एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो ये लोग आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल सामने सामने है, ये लोग किस तरीके से जुड़े होंगे? फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से जुड़े होते हैं ये सब आपस में, इस तरीके से। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इन लोगों में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। ऐसे में देखा जाए, जो हमें हमारे नेचर में, यानी कि हमारे पृथ्वी में जो एग्जिस्ट करते हैं, ये 3 ही अवस्था एग्जिस्ट करती हैं हमारे पृथ्वी में, और हमें जानना भी इन्हीं 3 के बारे में है। लेकिन कुछ और 2 स्टेट पाए जाते हैं जो कि हमें ब्रह्मांड में, या फिर हमारे अर्थ के बाहर, या फिर कहीं और भी हमें ये सारी चीज़ें मिलती है। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, और जो 2 आते हैं, एक आता है आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और एक आता है प्लाज्मा। एक सेकंड, कलर प्लाज्मा क्या होता है? मैं आपको एग्जांपल दे दूं, सन के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियर, एक सेकेंड, सन के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, और न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से उसके अंदर से एनर्जी बहती रहती है। अब सन के अंदर में देखा जाए तो सन के अगर कोर में हम देखने जाएं तो वहाँ पर एक लिक्विड काइंड ऑफ इस तरीके से मतलब कि ये हिलते रहता है। एक तरीके से मैं अगर एग्जांपल दूं तो कफ, जो हमें सर्दी खांसी होती है तो कफ को जब फेंकते हैं हम लोग, थूकते हैं, तो वो इस टाइप का ललबल टाइप का जो है वो हिलते डुलते रहता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को, यही काइंड ऑफ होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का ये एक स्टेट होता है, बहुत ही एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे ये गेन किया जाता है, इसीलिए हमारे अर्थ में ये पॉसिबल है ही नहीं, और न कि है। दूसरा आता है जो मैंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे पाया जाता है, लोअर डेंसिटी पे। तो ये दोनों चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, हम बाकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब हमारा आता है सॉलिड स्टेट। अगर मैं कहूँ कि सॉलिड स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉलिड स्टेट जिसकी डेफिनेट शेप हो, जैसे कि कोई पत्थर है, शेप जो उसका है वो वही रह जाएगा, उसका ऐसे ही वो चेंज नहीं हो जाएगा जब तक उसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसे ना तोड़ दें। डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि उसके आयतन भी फिक्स्ड होता है, यानी कि जहाँ पे रख दें वो बहेगा नहीं, फैलेगा नहीं। कांट बी कंप्रेस्ड इजीली। पत्थर को आप दबा सकते हो? नहीं, लेकिन हाँ। लोहे को आप दबा सकते हो? नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ है, लोहे को अगर हाई कंप्रेशन में अगर दबा दें तो वो थोड़ा दब जाएगा। तो इसलिए इम्पॉसिबल तो नहीं है कंप्रेस करना, बट ईजिली कंप्रेस तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन पार्टिकल्स। इन लोगों के जो हर एक पार्टिकल्स होते हैं, एक तो ये बहुत क्लोजली पैक होते हैं, इतने सामने सामने पैक्ड होते हैं कि क्या ही कहा जाए। लिक्विड एंड गैस के मुकाबले इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इनके बीच का जो ये पार्टिकल्स होते हैं, इन लोगों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, ठीक है। दैट्स वाई ये लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टोन, आयरन, लकड़ी, ETC, ठीक है। लिक्विड स्टेट पे आते हैं, वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, यानी कि जिस जगह पे आप रखोगे उसी जगह का आकार ले लेता है। ये आप क्लास 9-10 में हम पढ़ चुके हैं।
6-7 में से भी ये चीज़ें हमें NCERTs में मिली हैं कि जिस भी पात्र में रखेंगे उसका शेप यानी कि आकार ग्रहण कर लेता है। तो शेप तो सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, वॉल्यूम सॉरी शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी कि आयतन फिक्स होता है। यानी कि आयतन जहाँ पर जितना भी है, अगर मैं 1 लीटर आयतन की अगर मैं बात करूँ तो आयतन का मतलब होता है कि जैसे कि 1 लीटर दूध, 1 लीटर तेल, 5 लीटर तेल, तो ये आयतन हो गया। तो 5 लीटर अगर है तो वो वहीं पर 5 लीटर अगर मैं एक कढ़ाई पे रख दूँ तो वो 5 लीटर वहीं पे रह जाएगा, उड़ के कहीं वापस जाने वाला नहीं है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम जो होता है डेफिनेट होता है, लेकिन शेप जो होता है, शेप डेफिनेट यानी कि फिक्स्ड नहीं होता है, शेप फिक्स्ड नहीं होता है, यानी कि शेप वेरिएबल होता है। अभी अगर मैं लिक्विड को बोतल में डाल दूँ तो बोतल का शेप ले लेगा, हंडी में डाल दूँ तो हंडी का शेप लेगा, कढ़ाई में डाल दूँ तो कढ़ाई का शेप लेगा। ठीक है। कैन बी कंप्रेस्ड विथ स्मॉल फोर्स, इसे स्मॉल फोर्स यानी कि थोड़े से प्रेशर में इसे कंप्रेस किया जा सकता है। पानी पे अगर आप हाथ मारोगे तो थोड़ा दब जाएगा। ठीक है। और अगला प्रॉपर्टीज है इसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्गर देन गैस बट वीकर देन सॉलिड। इसका जो फोर्स ऑफ, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं ये गैस से तो स्ट्रॉन्ग होते हैं बट सॉलिड से कम होते हैं। दैट्स वाई इनमें बहने की टेंडेंसी होती है, फ्लो की टेंडेंसी होती है। एग्जाम्पल के लिए मिल्क, वाटर, ऑयल एंड एनी लिक्विड यू कैन से। ठीक है। आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो प्लास्टिक होते हैं ना, प्लास्टिक, एक सेकेंड, प्लास्टिक, ये प्लास्टिक ना, क्या बता सकते हैं ये प्लास्टिक कौन सा कैटेगरी में आता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस? प्लास्टिक की अगर बात करूं, प्लास्टिक, एक सेकेंड, प्लास्टिक आता है लिक्विड की श्रेणी में। अब आप कहेंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ प्लास्टिक को कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। इनमें बहने की टेंडेंसी होती है जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो इसीलिए इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। एक और चीज़ पे विचार करते हैं, मैं और एक दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ तब तक। आग आप देखे होंगे क्या, सबके घर में आप यूज़ करते हैं हम सभी। तो आग जो होता है, ये आग कौन से स्टेट में आएगा? आग, सेकंड, आग कौन से स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन से स्टेट में आएगा? अगर मैं कहूँ कि आग किसी भी स्टेट में नहीं आता है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, डेफिनेटली आग जो होता है ये कोई स्टेट है ही नहीं, यानी कि ये कोई अवस्था है ही नहीं, ये है एक एनर्जी। एनर्जी की कोई अवस्था नहीं होती, इसका रूप होता है। समझ रहे हैं? एनर्जी, एक एनर्जी का रूप है आग, उसी का रूप होगा हीट। समझ रहे हैं हम? तो एनर्जी का कोई स्टेट नहीं होता है। जी हाँ, ये सब बातें इस परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम आ जाते हैं गैसियस स्टेट पे। गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में क्या है? नॉट डेफिनेट शेप, नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि ना तो शेप डेफिनेट है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट है। एग्जाम्पल के लिए, अगर जिस भी बर्तन में रखेंगे उसका शेप तो ले ही लेगा, तो फिक्स्ड शेप तो रहा नहीं। एंड डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब रहा, अगर मैं 2 लीटर गैस ला के अपने बर्तन में डाल दूं तो 5 मिनट बाद वो 2 लीटर का 500 ग्राम भी मुझे नहीं मिलेगा, यानी कि इसकी वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है। अगला है वेरी लो डेंसिटी। लो डेंसिटी का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी कि इस वॉल्यूम में कितने मास यानी कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे एक सर्टेन एरिया में, तो इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी डेंसिटी भी बहुत ही ज़्यादा लो होती है। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लोगों में बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल मतलब नगण्य, यानी कि ना के बराबर। ठीक है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते तभी तो ये दोनों आपस में, जो गैस के पार्टिकल्स हैं, आपस में बंधे हुए नहीं रहते हैं, तभी तो ये लोग रैंडमली मूव करते रहते हैं इधर उधर। गैस पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन एंड इरेग्युलर। ये लोग हमेशा रैंडम मोशन यानी कि कोई निर्दिष्ट गति में नहीं होते हैं, जिधर मन उधर मूवमेंट करते हैं, और बहुत ही इरेग्युलर होता है। दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, एक्सर्ट प्रेशर में मतलब कि जो गैस होते हैं वो दबाव डालते हैं कहाँ पर, जिस कंटेनर में उन्हें रखा जाता है, जिस पात्र में रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम साइकिल के ट्यूब में हवा भरें तो ट्यूब में हवा भरने के बाद ट्यूब फूल जाता है। क्यों? क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं ये प्रेशर बनाते हैं, चारों ओर प्रेशर बनाते हैं। समझे? एग्जैक्टली। एग्जाम्पल के लिए मीथेन CH4। अब मैंने CH4 मीथेन का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि CH4 इसका फॉर्मूला होता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। LPG जो जिससे हम लोग खाना पकाते हैं, जो कि प्रोपेन एंड ब्यूटेन का कॉम्बिनेशन से बनता है, और भी इसमें आइसोब्यूटेन एंड प्रोपेन का आइसोटोप से मिलके बना होता है, आइसोमेरिज्म से मिलकर बना होता है। आइसोमेरिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा आगे। N2O2 H2। अब यहाँ पर N2O2 H2 लेने का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। क्या अगर मैं सिर्फ N लेता तो होता? क्या सिर्फ N को हम गैस कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। NOH ये गैस नहीं है, इसे हम गैस नहीं कह सकते, इसे हम कहेंगे एलिमेंट्स। अगर N2 है तो हम इसे गैस कहेंगे, N2 गैस, यानी कि N2 गैस के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये सब अकेले में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। नाइट्रोजन अकेले नहीं रह सकता है, क्योंकि ये दोनों आपस में अगर एक जगह रखे गए तो ये लोगों को बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अकेला नाइट्रोजन अनस्टेबल होता है, यानी कि अस्थायी होता है। किसी न किसी के साथ वो हाथ मिलाना चाहता है, उसे जो मिलेगा वो उसी से हाथ मिला लेगा, और बिना हाथ मिलाए रह नहीं सकता है। इसीलिए ये अपने द्विपरमाणविक रूप में पाए जाते हैं, डायटोमिक फॉर्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अब हमारा गैसियस स्टेट के बाद कुछ गैसेस लॉज बनाए गए हैं। इन्हीं गैसेस लॉ के अकॉर्डिंग ही सारे के सारे जो बिहेवियर ऑफ गैसेस है हम समझ पाते हैं। इसमें से जो आप देखेंगे ये सारे के सारे गैस लॉज हैं। ये मैंने एक जगह पे पहले लिख दिया है आपको, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे डायरेक्टली दे देता है ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा गैस लॉ नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा गैस लॉ है, तो आप इसे अच्छे से याद करके जा सकते हैं। बॉयल्स लॉ, PV रिलेशन, PV मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशन। एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा लॉ हमें प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशन देता है, तो हमें बॉयल्स लॉ बताना है। कौन सा गैसेस लॉ, टेम्परेचर एंड प्रेशर, TP मतलब टेम्परेचर, T मतलब टेम्परेचर, P मतलब प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन देता है चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, आइडियल गैस लॉ, PV इज इक्वल टू nRT जिसे कहते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये सारी की सारी चीज़ें हम सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमारा आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? अच्छा, इन सब लॉ को, जो ये 7 लॉ हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। आप ये याद करोगे तभी आगे की वीडियोस देखोगे। मैं ही रेकमेंड करूँगा कि आप एक वीडियोस देखने के बाद उसे अच्छे से कंप्लीट करें। मैं जो टास्क दूँ, मैं जो कहूँ वो आप कंप्लीट करें, एंड देन फिर आप आगे मूव करें। एक चैप्टर खत्म होने के बाद मैं उससे रिलेटेड सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ये कंप्लीट हो जाने के बाद, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कंप्लीट होने के बाद जब हम ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट बनाएंगे तो आप खुद देख लीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ दिया। उनका कहना था कि स्थिर तापमान पर अगर टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया, यानी कि स्थिर कर दिया, और किसी सर्टेन अमाउंट, यानी कि एक इतना सा, मान लीजिए कि मैंने एक पात्र लिया है, कंटेनर लिया है, और उसमें कुछ अमाउंट, मान लीजिए 5 kg या 10 kg गैस ले लिया है। इसीलिए कहा गया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि अगर 10 kg है तो 10 kg इज, यानी कि 10 kg जो गैस है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम।
यानी कि जो प्रेशर 10 kg गैस का जो प्रेशर होगा इसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब है? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं, अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊं तो प्रेशर घटेगा, राइट। अगर मान लीजिए कि ये 10 लीटर का डब्बा है, मैंने 10 लीटर डाल दिया और मैंने इसको 15 लीटर कर दिया, बाद में मैंने इस गैस को डाल के 15 लीटर वाले कंटेनर में शिफ्ट कर दिया, तो इस पर जब जो दबाव बन रहा था क्या इस पर भी उतना ही दबाव बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। आई होप आप मुझे समझ पा रहे होंगे। मेरा कहना है, अगर मैं एक साइकिल के ट्यूब पर मैंने गैस डाला और मैंने इसमें 5 kg गैस डाला, ठीक है। साइकिल का ट्यूब, छोटे साइकिल का ट्यूब है, बहुत गैस हम डाल दिया, ठीक है। 5 kg मैं केजी जो है ये इसका यूनिट नहीं होता है, इसका यूनिट कुछ और होता है, तो मैं अभी आपको एज ए एग्जांपल के लिए केजी बता रहा हूँ। सो आप डोंट टेक इस एग्जांपल एज ए सीरियसली, यूनिट्स को आप इसमें सीरियसली नहीं लोगे, मैं समझाने के लिए केजी बता रहा हूँ। मान लेता हूँ कि मैंने 5 kg गैस इस साइकिल के ट्यूब में भरा, फिर क्या किया, मैंने एक बड़े से टायर में, जो बड़े बड़े गाड़ी होते हैं उनका ट्यूब लेके मैंने ये 5 किलो डाल दिया। अब आप बताओ, 5 किलो जब मैंने इसमें डाला था तो ये टायर पूरा हार्ड हो गया था, पूरा फूल गया था, और यही गैस जब मैं इसमें डाल दूंगा तो क्या ये भी उतना ही फूलेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि इसकी वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम में डिफरेंस है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, तो इसका प्रेशर क्या है? ज़्यादा है और इसका प्रेशर कम है। यानी कि वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, यही खत्म, बात खत्म यहीं पर। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है। सिमिलरली अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। समझ आया? यही है बॉयल्स लॉ। आई होप आप मुझे समझ पाए होंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और नाग पूर्णिमा फाउंडेशन को अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए आप साथ दें। नाग पूर्णिमा फाउंडेशन का मुकाम है, नाग पूर्णिमा फाउंडेशन जो सोचता है वो है हर घर में शिक्षा के दीप जले, हर कोई एजुकेटेड हो। तो हमारे इस मुकाम को, हमारे इस सपने को, हमारा सपना आपका सपना, हमारा सपना है आपके सपने को पूरा करना। तो चलिए आज की इस वीडियो की समाप्ति करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।